अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से ज्वाइन किया है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी ने। आई होप कि मैं नाम ठीक ले रही हूं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया और एक दो बार आपके साथ डिबेट में हिस्सा लिया है और बहुत अच्छा लगा आपके साथ वहाँ पे आपकी बात सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज भी कोशिश यही है कि हम कुछ आपसे सीख सकें, स्पेशली चाइना और इंडिया को लेकर। सबसे पहले अगेन वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आपके शो पर मुझे आकर भी खुशी है। आपसे बात करके मुझे लगता है मैं भी कुछ सीखूंगा। सर सबसे पहले तो हम ही सीखना चाहेंगे। सर मुझे ये बताइए कि चाइना के साथ रिलेशंस हमेशा से हम सुनते आए हैं कि भारत के अच्छे नहीं रहे। 62 वॉर हुई, फिर आगे अभी भी रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरह की सिचुएशन थी और अभी भी चाइना को लेकर अगर पाकिस्तान के साथ भी कोई टेंशन होती है या बढ़ जाती है टेंशन, तो भारत में ज्यादातर यही बात सुनने को मिलती है कि जी क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे हैं, चाहे वो सी पैक हो या कोई भी दूसरी बात हो। अब आजकल तो खैर सी पैक जो है उस पे भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप किस तरह से देखते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस को? पहले के मुकाबले में अभी और ज्यादा खराब हो गए आपके ख्याल से या कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं? आरज़ू, पहली बात तो ये कि मुल्कों के किसी भी मुल्कों के आप रिश्ते देखें, उसमें ताल्लुकातों में कुछ ना कुछ खींचतान बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। और जब हम ऐसे मुल्कों की बात करें जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े और दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हों, और उसके साथ साथ वो एक बड़ी इकोनॉमी की तरह से भी देखे जा रहे हों, एक पुरानी सभ्यता के नजरिए से भी देखे जा रहे हों, तो मुझे लगता है कि ताल्लुकात जो हैं वो थोड़ा और उलझन वाले हो जाते हैं, उसमें कई रंग नजर आने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत और चीन के ताल्लुकात में मुश्किलें ही हैं, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जैसे आप अभी देखें कि दुनिया भर में जो महामारी फैली हुई है, उसमें भारत करीब 80 देशों को दवाइयां भेज रहा था, पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और उन दवाइयों को बनाने में 70-80% तक जो कच्चा माल आता है वो चीन से आता है। महामारी के चलते ये भी देखा कि करीब 23,000 हिंदुस्तानी बच्चे, भारत के बच्चे चीन में जाकर पढ़ते हैं, उनमें से 21,000 डॉक्टरी कर रहे हैं, मेडिसिन सीख रहे हैं। तो आज भी जब हम कहते हैं कि पिछले साल कुछ हादसा हुआ बॉर्डर पर, कुछ तनाव हुआ, उसके चलते भी आज भी चीन जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्ट्स का सोर्स है भारत का। चीन की निवेश भी है भारत में। तो ये है कि रिश्तों में, क्योंकि दो बड़े देश हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरह से आगे बढ़कर आ रही है, चीन की खासकर आ रही है। तो थोड़े तो अलग अलग रंग उसमें दिखते हैं, कुछ रंग अच्छे भी हैं, कुछ रंग अच्छे नहीं हैं। अब शायद आपने जो कहा मुश्किलें हैं, वो शायद इसलिए भी हैं कि पिछले साल जून के महीने में कुछ हादसा हो गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको लेकर बातचीत चल रही है। पिछले ही सप्ताह 13वीं बार जो मिलिट्री के लीडर हैं उनकी बातचीत हुई, और धीरे धीरे कैसे सैनिकों को वापस ले जाया जाए, पीछे हटाया जाए, सब बातें चल रही हैं। हाँ, पाकिस्तान को कभी कभी जोड़ के देखा जाता है कि पाकिस्तान का भी कुछ उसमें रोल है कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे रहेंगे, ताल्लुकात कैसे रहेंगे। और पाकिस्तान तो चीन को हमेशा से कहता है कि वो स्वीटर देन हनी है, उनका रिश्ता स्ट्रॉन्गर देन हिमालय है, डीपर देन ओशंस है। तो आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, भारत के ताल्लुकात से शायद ज्यादा ही अच्छे हैं। पर ये नहीं कि पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात में भी कोई मुश्किल नहीं, वहां भी कोई ना कोई मुश्किल आती रहती है। ठीक है, मुश्किलें कम हो सकती हैं, भारत चीन की शायद मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं। पर यह बात मैं पहले कहना चाह रहा हूँ आपको आरजू के, किसी भी मुल्कों के रिश्तों में कुछ ना कुछ चैलेंज बना रहता है, और भारत के चीन के मामलों में भी चैलेंज बना रहता है। अब क्योंकि आपने पाकिस्तान की बात की और आप पाकिस्तान से हैं, तो ये भी देखना शायद इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर पर जिस तरह से थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है, भारत चीन के बॉर्डर पर उससे कम ही बनी रहती है टेंशन। हालांकि बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं, तो उसके नजरिए से भी देखते हैं कि कम से कम भाई पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं भारत से, उससे तो भारत के रिश्ते चीन से अच्छे ही हैं। तो बहुत से तरीके हैं जिस तरह से देखा जाना चाहिए कि रिश्ते
कहाँ तक अच्छे हैं, कैसे उनको और अच्छा ताल्लुकात और बढ़िया बन जाए तो अच्छी बात है। पर ये इतिहास में जो हमारी लड़ाइयाँ हुई, उनकी कुछ याददाश्त लोगों को कभी कभी पीछे हटाती है दोस्ती से हाथ आगे मिलाने को। तो इस तरह से ये है, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट हो रही है, पर ये नहीं कि मुश्किलें नहीं है, ताल्लुकात उलझने हैं, मुश्किलें हैं, पर साथ साथ में उसको सुलझाने के तरीके भी लगातार कोशिश होती रहती है चारों तरफ से। सर जैसे 62 में जब चाइना के साथ वॉर हुई थी और उसमें चाइना जीत गया था, लेकिन अभी उसके बाद बहुत इम्प्रूव किया इंडिया ने। और अभी जब रिसेंटली हमने देखा कि जो लद्दाख में जो आप लोगों की टेंशन चली थी, तो उसमें काफी टफ टाइप दिया इंडिया ने चाइना को। तो इसी तरह से सर जब 71 की बात होती है, 71 वॉर की बात होती है, और बार बार पाकिस्तान के पैनलिस्ट जो जाते हैं उनको याद कराया जाता है कि जी 71 में ये हुआ था, वो हुआ था। तो उसी तरह से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी ने भी काफी इम्प्रूव किया है और अब वो 71 वाली पोजीशन पे नहीं है। लेकिन चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, अभी तक ऐसा इम्प्रेशन आता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ऐसा इम्प्रेशन आता है कि भारत जो है वो दोनों के साथ टर्म्स ठीक करने के मूड में नहीं है, और कहीं ना कहीं वो पिछली बातें याद करके, पिछली बातें दोबारा से याद करके जो है फिर टेंशन बढ़ा रहा है। पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारी सेनाएं, चाहे वो पाकिस्तान की सेनाएं हों, चीन की हों, भारत की हों, पिछले 70 सालों में उन्होंने काफी तरक्की की है और बेहतरी उनमें नजर आती है, किस तरह से वो ज्यादा पावरफुल बन गई है 70 सालों में। पर जो चीन और भारत की 62 की लड़ाई की आपने बात की, उसमें शायद ये नजरिया बड़ा अलग था, केवल ताकत की बात नहीं थी उस वक्त। आप देखें हिंदुस्तान की, जिसमें पाकिस्तान और भारत जुड़े हुए थे उस वक्त, जो आजादी की लड़ाई लड़ी मिलके दोनों ने उस वक्त, उसमें ज्यादातर जो सामने आती थी बात, वो हमारे यहाँ गांधी जी की नॉन वायलेंस का एक तरीका था कि भाई जोर जबरदस्ती से नहीं, बातचीत करके आजादी लेनी चाहिए और हड़ताल करके या बिना कोई हिंसा की आजादी लेनी चाहिए। हालांकि हिंसा वाले भी बड़े दूसरे गुट जुड़े हुए थे उसमें, पर ये बहुत बड़ा सामने जो नजर आता है वो प्रभावी तरीका था कि नॉन वायलेंस से हमें आजादी लेनी चाहिए। और उसी का नतीजा आप देखें कि पीसफुल ट्रांसफर हुआ हमारे आजादी का। पाकिस्तान डोमिनियन बना और हिंदुस्तान डोमिनियन बना, तो वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पास हुआ ब्रिटेन में, उससे बना। तो ये तो था भारत का नजरिया कि हमें शांति से आगे बढ़ना है। चीन का उससे बिल्कुल उल्टा हुआ है, वहां एक वायलेंट रेवोल्यूशन हुई थी, तो वहां वायलेंस का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आप को लिबरेट किया था। तो मतलब कहने का ये कि उनका हिंसा में विश्वास था, भारत का हिंसा में विश्वास नहीं था। तो पहले जब तक ये 62 की लड़ाई हुई, तब तक भारत ये सोचता रहा है कि सेना को ज्यादा पैसे देने की, खर्चा करने की, बजट बनाने की जरूरत नहीं है, बातचीत से सारे मसले जो हैं उनको सुलझा लेना चाहिए और बातचीत से उसका तरीका ढूंढना चाहिए। और ये 62 के युग में फिर जो लड़ाई हुई 62 में, उससे सीख मिली भारत को कि नहीं, सारे देश हमारे जैसे नहीं सोचते हैं, दूसरे देश दूसरी तरह से सोचते हैं, इसलिए यदि कोई मुश्किल आती है, इस तरह का लड़ाई होती है, तो उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि हाँ, जो जिस युद्ध में जो देश अच्छा परफॉर्म करता है वो उसी को याद करना चाहता है कि भाई इस युद्ध में हमने बड़ा अच्छा काम किया, जिसने युद्ध में नहीं अच्छा काम किया होता वो उस बात को भूलना चाहता है। पर मुझे लगता है कि आज के दिन में जैसे पाकिस्तान, भारत और चीन तीनों ही न्यूक्लियर वेपन कंट्री हो गए हैं। तो न्यूक्लियर वेपन कंट्री होने का मतलब होता है कि आप आपस में कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि यदि बात फिसल गई, कंट्रोल से बाहर चली गई, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, और ये तीनों देश अच्छे से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने देखा भी होगा कि जब ऑलमोस्ट 1980s में ही जब पाकिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया था कि वी आर ओनली वन स्क्रू ड्राइव अवे, और भारत तो 1974 में टेस्ट कर चुका था, चीन 64 में टेस्ट कर चुका था, तो 80 के डेकेड से लेकर उसके बाद में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई इन देशों में, और मुझे लगता है होगी भी नहीं। पर उसका ये मतलब नहीं कि आपस में दोस्ती हो गई है, ताल्लुकात सब ठीक हो गए, नहीं, मुश्किलें हैं ताल्लुकात में, आपस में नाराजगी भी होती है देशों की आपस में। तो वो नाराजगी कभी कभी एक तरह से वायलेंस का
रूप ले लेती है, वायलेंस का तरीका उसमें नजर आता है। तो एक छोटी छोटी डोज में जो है वो वायलेंस होता है। हाँ, उसको आप किस तरह से उसका एनालाइज करते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, वो तीनों देशों में हमेशा होता रहता है। एक देश दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है, दूसरा देश दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है। अब भारत में सब लोग मानते हैं कि भाई ये जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान से निकलती है, पाकिस्तान उनको सहायता करता है। हो सकता है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो नहीं मानते इस बात को, उनकी सोच अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। पर ये चीन पाकिस्तान बड़े अच्छे जो दोस्त बन जाते हैं ना, उसकी थोड़ी सी चिंता भारत को रहती है कि ये आपस में मिलकर क्या करना चाहते हैं। दोनों ही एक तरह से चैलेंज है हिंदुस्तान के लिए, खासकर वो न्यूक्लियर मिसाइल की जब उनकी दोस्ती बढ़ जाती है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, तो उसको लेकर कभी भी लगता है कि क्या चीन पाकिस्तान को इसलिए ताकतवर बनाना चाह रहा है कि वो हिंदुस्तान को नहीं इसी जगह में उलझाए रखे, ताकि चीन बड़ा ताकतवर देश बन जाए और हिंदुस्तान ना भारत ना बन पाए बड़ी ताकत। तो ये जो कभी कभी जोड़ के देखते हैं कि भारत की जो चैलेंज है वो केवल एक पाकिस्तान से नहीं है, वो चीन और पाकिस्तान से दोनों से है, और वो दोनों को जोड़ के देखें तो उनका तो थोड़ा और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ये मुद्दे हैं कि नेचुरली हिंदुस्तान बहुत ही केयरफुली और कॉशियसली अपनी जो पाकिस्तान पॉलिसी हो या चीन पॉलिसी हो उसको लेकर चलता है। पर हमेशा आप देखें कि बातचीत होती रहती है, भारत हमेशा बातचीत, कभी कभी बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई हादसा होता है, फिर उसके बाद बहुत नाराजगी सामने आती है, पर फिर बातचीत शुरू हो जाती है। कभी कभी बातचीत खुलेआम होती है, कभी कभी थोड़ा पीछे से छुप कर बातचीत होती है। तो ऐसा नहीं कि बातचीत बंद हो जाती है, ना चीन और भारत में, ना भारत और पाकिस्तान में, किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई बातचीत हमेशा होती रहती है। और ये बड़ी अच्छी एक तरह से तरीका है आपस के प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को सुलझाने का और ताल्लुकातों को थोड़ा स्टेबल रखने का। और हाँ, ये ताल्लुकात और भी अच्छे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। खासकर आप देखें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों में जो आपस में जो समझ है, तालमेल है, जो फोकलोर है, कहानियां हैं, किस्से हैं, चुटकुले, वो तो उनको और अच्छे तरह से जोड़ते हैं। पर मुझे लगता है कि जो वो पार्टीशन का एक एक्सपीरियंस है वो अभी भी हमारे ऊपर बड़ा असर करता है और दोनों देशों पर असर करता है। और मुझे लगता है कि 1971 की जो 1971 की लड़ाई की आपने बात की, उसका भी पाकिस्तान के जहन पर उसका असर है और समझ में आता है कि क्यों असर है। तो ये सब चीजें जो हमारे जहन में बसी हुई है एक तरह से, मुझे लगता है जो हमारे पास्ट की चीजें हैं वो आज भी असर हमारे ऊपर लाती रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश भी होती है तो फिर वो आगे तक बढ़ नहीं पाता, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। और फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों पर भी बात करते हैं कि भाई वहाँ बात किससे करें, मिलिट्री से बात करें या वहाँ के जो सदर रियासत हैं इमरान खान से बात करें। तो थोड़ी इस तरह की चीजें हैं। और ये मैं बार बार कहूंगा कि किसी भी मुल्कों के आपसी ताल्लुकात ऐसा नहीं कि सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, कोई ना कोई आपस में चीजें बनी रहती हैं। वो खाली कोशिश लगातार होनी चाहिए कि उनको सुलझाया कैसे जाए ताकि आपस में हिस्सेदारी बने, हिस्सेदारी बढ़े और जो नाराजगी है उसको कम किया जाए, मुश्किलें हैं उनको समझा जाए। पाकिस्तान अपने आप में आज़ाद देश है, चीन अपने आप में आज़ाद देश है, भारत अपने आप में आज़ाद देश है, ये सच्चाई है। तो यदि इस सच्चाई को मान लेते हैं तो आपस में ताल्लुकात कैसे सुधारे जाएं इस पे लगातार कोशिश होनी चाहिए और कुछ हद तक कोशिश होती भी है। बिल्कुल सर, इस पे ज़रूर कोशिश होनी चाहिए और मेरे जैसे लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन सर अब इन दोनों कंट्रीज में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करूं, उसमें हो सकता है चाइना भी हो, लेकिन मैंने ज़्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान को ही देखा है कि मिसाइल्स की एक रेस चल रही होती है। हमने ये बना लिया, फिर उन्होंने ये बना लिया, फिर भारत ने बना लिया तो अब हमें भी कुछ बनाना है। दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक तरह से अपने सारा जो फंड है या ज़्यादातर फंड जो है वो इन चीज़ों में लगा रहे हैं बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट के। और अगर हम किसी भी इंडियन से बात करें, चाहे हम डिबेट में करें या डिबेट से हटके करें, तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे लिए पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना है, हम चाइना के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप चाइना के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ से तो कभी किसी को मैंने नहीं देखा कि वो चाइना को कोई धमकी दे। जब धमकी देते हैं तो आप पाकिस्तान को देते हैं और तैयारी आप चाइना के लिए कर रहे हैं। ये चीज समझ नहीं आई मुझे। आप देखें कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान
केवल 70 या 75 सालों से तो अलग हूँ, उससे पहले तो एक ही मुल्क था, एक ही खित्ता था जिसमें सारे इकट्ठे रह रहे थे। और उस वक्त ये सारी जो कौम थी इकट्ठी थी और वो नॉन वायलेंस में विश्वास, ज्यादातर लोग नॉन वायलेंस में ही विश्वास रखते थे। तो चाहे वो जो आज पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, वो उनकी जड़ों में वायलेंस था नहीं उस वक्त, ये वायलेंस बाद में आया। तो वायलेंस आया कैसे, इसमें हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस में ना स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं कि कोई ढांचा ऐसा है दुनिया का कि सबसे पहले तो आप देखें कि दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबसे पहले उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, मिसाइलें बनाई, और एक ये समझ बना दी पूरी दुनिया में कि इन हथियारों को करेंसी ऑफ पावर का नाम दिया उन्होंने, कि यदि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है या मिसाइलें हैं तो वो असली ताकत है देश की, फिर आपके देश को कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये पूरा माहौल बना दिया कि जिसमें ज्यादातर देश, सारे नहीं पर कई देश, आप देखें कि भारत और पाकिस्तान ही नहीं और चीन भी और कई देश इसमें ऐसे हैं जो कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे पास भी यदि न्यूक्लियर वेपन हो जाए, मिसाइलें हो जाए, तो शायद हम फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी जबरदस्ती से कुछ नहीं करवाएगा या करेगा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे देश जो काबिल हैं, जैसे हिंदुस्तान काबिल है, पाकिस्तान काबिल है, बना लिए उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन और मिसाइलें, तो वो आजादी का असर आपके दूसरे पड़ोसी देश पर भी तो पड़ता है ना। मान लीजिए भारत यदि न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो चाहे पाकिस्तान के साथ कितना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाए, थोड़ा तो डर रहेगा पाकिस्तान को कि हम भी बना ही रहे अपने न्यूक्लियर वेपन, ताकि हम फिर उसके बाद सेफ फील करेंगे। तो ये जिसको आर्म्स रेस कहते हैं ना, ये एक तरह से इसका असर हमारे देशों पर भी हुआ। सबसे पहले चीन ने बनाया, चीन को डर अमेरिका का था, चीन ने बनाया तो हिंदुस्तान, भारत को खतरा हो गया, भारत ने बनाया तो पाकिस्तान को खतरा हो गया, पाकिस्तान ने बनाया। तो ये जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जिसको कहते हैं, उनकी वजह से जो देश शायद नहीं भी जाना चाहते थे इस तरह के वायलेंस के रास्ते पर, वो वायलेंस के रास्ते पर चले गए। आज भी देखो हमारा भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें सबसे पहली बात यही कही गई है कि हमारा पूरा जो डिसआर्मामेंट करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ हम काम करेंगे। और ये हथियार एक तरह से तब तक है जब तक दुनिया में हथियार खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमें भी रखने पड़ रहे हैं। या फिर नो फर्स्ट यूज की जैसे एक डॉक्ट्रिन है कि भाई हम पहले कभी यूज नहीं करेंगे अपना न्यूक्लियर वेपन। तो ये क्या दिखाता है कि मन में, अपनी जड़ों में नॉन वायलेंस है भारत के, पर ये पूरी दुनिया में माहौल ऐसा बना हुआ कि वेपन बनाने जरूरी हो गए। पाकिस्तान की बात करें तो आप देखें कि आधे से ज्यादा अरसा आपकी मुल्क में सेना का, आर्मी का कंट्रोल रहा है, और लोग ऐसे मानते हैं कि शायद जब कोई सदर रियासत बन भी जाते हैं तो असली ताकत तो मिलिट्री के पास ही होती है। तो यदि मिलिट्री ताकतवर है तो मिलिट्री चाहेगी कि उसकी बने रहने की और उसकी ताकतवर बनने रहने की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि भाई वाकई मिलिट्री का बजट सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्यों इतना ज्यादा खर्चा मिलिट्री को दिया जाए। तो एक माहौल बन जाता है कि नहीं जी, देश खतरे में है, देश खतरे में है, तभी तो डिफेंस बजट बढ़ेगा ना। तो वो भी मैं किसी खास एक आदमी, एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हमारे, चाहे वो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स की बात करें या वो पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर्स की बात करें, कि हम वो एक होड़ में थोड़े से फंस गए हैं कि भी अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ये हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन, मिसाइलें जरूरी हैं। अब आ जाते हैं जब, तो फिर उससे जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि इनका गलत यूज ना हो जाए, कहीं ये जो टेररिस्ट है उनके हाथ ना लग जाए, दहशतगर्दी जो है उनकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी के पास, तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है उससे। तो कई नई चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी आपसी ताल्लुकातों में, वो अचानक नए और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट मुद्दे बन जाते हैं नए, जबकि वो होने नहीं चाहिए। पर वो पहले कुछ पुराने मुद्दे थे, पार्टीशन हुआ उसकी नाराजगी थी, 1971 की वॉर को लेकर पाकिस्तान में नाराजगी थी, अब ये न्यूक्लियर वेपन्स का मुद्दा आ गया कि भाई भारत ने बनाया तो हम भी बनाएंगे तो फिर वो थोड़ा तनाव हो जाएगा तो आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो छोटी इधर उधर थोड़ी सी हिंसा होगी। तो वो सब तरीके, मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर्स ऐसे बन गए हैं, दुनिया का माहौल ऐसे बन गया है कि भारत और पाकिस्तान आपस में
कोशिश करना भी चाहें तो अंदर के स्ट्रक्चर ऐसे हैं पाकिस्तान में या दुनिया के स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि वो जो ताल्लुकातों को अच्छा रखना है वो आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर, एक तरह का कंपटीशन है। जैसे ही कोई किसी तरह का एक्सपेरिमेंट होता है मिसाइल का भारत में, तो पाकिस्तान में भी होता है, और अगर पाकिस्तान में होता है तो कुछ ही दिन के बाद भारत में भी होता है। लेकिन सर अभी रिसेंटली जो आप लोगों के चाइना के साथ टेंशन चल रही थी, तो आप लोगों ने कहा कि हम उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज नहीं करेंगे, उनकी एप्लीकेशन यूज नहीं करेंगे। तो सर ये बच्चों जैसी बात नहीं लगी आपको कि ये मतलब जैसे कहना चाहिए चाइना जैसी इकोनॉमी को आप इन चीजों से कैसे तोड़ सकते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट्स जो है वो भारत में इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन बाद में ज्यादा दिन चला नहीं है कुछ, क्योंकि भारतीय रुके ही नहीं। उन आप लोग तो दिवाली पे, क्योंकि मैंने भी लाइट्स लगाई हैं दिवाली के लिए, तो ये भी चाइना की मेड इन चाइना है, और भारत में भी यही कुछ हो रहा है कि मेड इन चाइना ही लाइट्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज दशहरा है भारत में और दिवाली आने वाली है, आपको भी मुबारक। थैंक यू। आरजू, आप देखें कि ये जो चीन के साथ रिश्ते हमारे, आपने बात की कि सीमा पर हमारे थोड़ा तनाव बना, झगड़ा हुआ पिछले साल। मैं तो एक रिसर्चर हूँ या टीचर हूँ, तो मैं उसको वो अकादमिक तरीके से देखता हूँ। उसमें क्या चीजें हैं जो लगातार ये तनाव और टेंशन बना रही हैं। पहले तो बड़ी बात यह है कि देखो चीन पिछले 40 सालों में बड़ी तेजी से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया वो। तो जब कोई देश इस तरह से बड़ी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है ना, तो उसके सारे जितने भी खित्ते हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, सब जगह वो ज्यादा इकोनॉमिक बजट अवेलेबल होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या वो एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, चाहे डिफेंस में हो। तो चीन का जो है डिफेंस बजट आज दुनिया का दूसरे नंबर पर डिफेंस बजट है आफ्टर अमेरिका। अमेरिका के बाद चीन का दुनिया का सबसे बड़ा $200 बिलियन से भी ऊपर है। तो एक तो ये कि उनके पास हैसियत है कि बहुत ज्यादा उनके पास बजट बनाने की हैसियत है, इकोनॉमी बड़ी हो गई है। अब इकोनॉमी बड़ी हुई है तो क्या होता है कि सीमा के उस तरफ चीन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आपके शहरों में देखिए, जब तरक्की होती है तो शहरों में भी सड़कें बनती हैं, तो वैसे ही उनके जो फ्रंटियर एरिया है जो चीन का, उसमें नई सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, रेल बन गए हैं, हवाई जहाज की पट्टियां हो गई हैं। तो क्या होता है कि सेना जो मोबिलाइजेशन सेना की चीन से है ना, वो बड़ी तेजी से फ्रंट को आ जाती है। कुछ हद तक भारत में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। तो दोनों तरफ से डेवलपमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, उसका मतलब ये कि सेना जो है वो बड़े बड़े नंबर्स में, बड़े बड़े हथियारों के साथ, बड़े बड़े साजो सामान के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए पिछले, आप देखो, खासकर उसको हम जोड़ के देखते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब से आए हैं ऑफिस में, उन्होंने एक पूरी सोच बदल दी चीन में। कहा कि ये जो पूरी बात हम करते थे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की, कि चीन को जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन्होंने बहुत जोर जबरदस्ती से गलत काम किया चीन के साथ, वो बात भूल जाओ। अब रिजुविनेशन ऑफ द नेशन की बात करेंगे, कि चीन के उदय की, मतलब राइज ऑफ चाइना की बात करेंगे। तो वो नरेटिव भी चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस भी हो गया। अब वो बात कहते हैं कि भाई 2035 में, 2035 में वो चीन की सेना को दुनिया की सबसे बेहतर सेना बना लेंगे, और 100 साल जब होंगे चीन के बने हुए 2049 में, तब तक वो चीन को दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, डेमोक्रेटिक, ताकतवर ये सब देश बनाएंगे। तो ये एक सामने उद्देश्य, उनके ऑब्जेक्टिव आ गए। तो हौसला जो है वो चीन की सेना का और बढ़ जाता है। तो ये केवल भारत के साथ नहीं, आप देखें बाकी पड़ोसी देशों के साथ भी उनकी ये थोड़ी थोड़ी टेंशन नजर आती है। पिछले सप्ताह आपने पढ़ा होगा कि, सुना होगा कि ताइवान के साथ उनके कैसे थोड़ी टेंशन बनी हुई है। तो ये तो है जमीनी बात कि जब सैनिक बड़ी तेजी से आगे आगे आ जाते हैं, बड़ा बड़ा साजा सामान लेके, तो जो जिसको हम कहते हैं ना कि आपस में कभी कभी अचानक मुलाकात हो जाती है बॉर्डर में, क्योंकि बॉर्डर तो डिमार्केट किया नहीं है, दोनों अंदाजे से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ हद तक पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, और कभी कभी 3, 4, 10 जगह ऐसी भी हैं जहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भी पता नहीं। तो वो आपस में जो आमने सामने होते हैं सैनिक, वो पहले 6 महीने में एक बार होते थे, अब महीने में 6 बार हो रहे हैं।
तो जब सैनिक बारी बारी ऐसे अचानक मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो हालांकि कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को स्माइल करें और चले जाएं अपने अपने रास्ते, ऐसे तौर तरीके पहले बनाए जा चुके हैं। पर जब सैनिक बहुत बार ऐसे मिलते हैं तो कभी कभी टेंशन हो जाती है, उन पर भी तो स्ट्रेस फटीक होता है ना, जो जैसे 6 महीने में एक बार मिलने के बजाय 1 महीने में 6 बार मिल रहे हैं, तो कभी कभी झड़प हो जाती है। तो ये धीरे धीरे बदलाव आया है कि जो चीन और भारत के सैनिक मिलते हैं वहां बॉर्डर पर, वो एक दूसरे से कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं अपनी टेंशन को। आज भी जैसे बात करते हैं तो लगातार अगस्त में जैसे हमारे उत्तराखंड में उनके चीनी सैनिक आ गए थे, फिर उनको वापस भेज दिया। 10 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में उनके 200 सैनिक आ गए थे, उनको वापस भेज दिया गया। तो ये जो चीजें हैं वो उनमें, मैं अंग्रेजी में कहता हूं कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी of those encounters has become much more a concern for both sides. तो उसमें गलवान में पिछले साल ज्यादा ही टेंशन हो गई, कुछ लोगों का शहीद भी हुए उसमें। तो ये चीजें जो बदलाव है वो ऐसा नहीं कि कोई एक नेता बैठ के तय कर रहा है कि आज वहां झड़प होनी चाहिए। ये पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा है जमीन पर, जब देशों की तरक्की हो रही है, देश ज्यादा ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि दोनों देशों को जब वो ताकतवर बनते जा रहे हैं ना, तो थोड़ा अपना बातचीत करने का, ताल्लुकात बनाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो जो पहले तरीके थे हमारे, वो शायद अब उतने कामयाब नहीं हो पा रहे, तो नए तरीके ढूंढने होंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर उसको कहते हैं कि वी आर सर्चिंग फॉर ए न्यू इक्विलिब्रियम इन चाइना इंडिया रिलेशंस, कि एक नए ढांचे की जरूरत है, एक मैकेनिज्म की जरूरत है, क्योंकि पुराने मैकेनिज्म अब काम नहीं कर रहे हमारे यहाँ। तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन है, पर बातचीत भी लगातार चल रही है। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि पाकिस्तान को तो बहुत बार जो है वो आप लोग थ्रेट्स भी दे देते हैं तरह तरह के, फिर कह देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, कभी कहते हैं घुस के मारेंगे, लेकिन ये चीजें कभी चाइना को नहीं कही, चाइना को नाम लेके कि कभी कहा हो कि घुस के मारेंगे या सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे या अटैक कर देंगे। ये डिफरेंस क्यों है दोनों में, मतलब पाकिस्तान और चाइना के साथ ये फर्क क्यों हमें देखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि हमारे खासकर पाकिस्तान में और उससे भी ज्यादा भारत में ये मीडिया और खासकर टेलीविजन है ना, ये बहुत पावरफुल हो गया है। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के चैनल हैं, वो अलग अलग तरह के, चीन को भी कह देते हैं वो, ऐसा बात नहीं। आप यदि देखें कुछ कुछ हमारे यहाँ जो टीवी पर डिस्कशन हो रही होती है, उसमें चीन को भी कह देते हैं कि भाई भेज दो टैंक अंदर और सब सिखा दो वगैरह वगैरह। पर कई बार होता यह है कि जब चीन को हम कोई बात कहते हैं तो चीन पर शायद उतना असर नहीं होता उसका, चीन को लगता है ऐसे ही, इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी यदि सेम लैंग्वेज पाकिस्तान के बारे में यूज होती है तो शायद पाकिस्तान में वो ज्यादा असर करती है, कि पाकिस्तान को लगता है कि शायद हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ हो ना जाए। तो ये चीजें हमारी जहन में, हम कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, कुछ हद तक वो भी बात है। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, उस पर लगातार ज्यादा टेंशन बनी रहती है, और चीन के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां कंपैरिजन में कम टेंशन बनी रहती है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि चीन के बारे में वो जो आप कह रहे हो कि लैंग्वेज हार्श इस्तेमाल हो जाती है हिंदुस्तान की तरफ से, शायद इसलिए ज्यादा नहीं होती, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा होती है। और ये पूरा जो दहशतगर्दी का मुद्दा है ना, वो भी चीन से नहीं जुड़ा हुआ है। चीन कोई भारत का ऐसा, चाहे वो अफसर हो, नेता हो या कोई एक्सपर्ट हो, ये नहीं कहते कि चीन से हमें टेररिज्म का खतरा है। तो वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ उसको देखते हैं, तो शायद इसलिए थोड़ा सा इमोशनल रिस्पॉन्स भी कभी कभी होता है, भाई एक सबक सिखाने की जरूरत है वगैरह वगैरह। तो उसको मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारें क्या कह रही हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या सदर रियासत ऐसी भाषा कह रहे हैं पाकिस्तान को? नहीं कह रहे। तो आम जनता, तो हम लोग तो जमहूरियत है, उसमें जो जिसका मन करता है खुलेआम आके टीवी पे कह सकता है, आजादी है उसको अपनी बात कहने की। तो ये टेलीविजन की जो बातें हैं वो मुझे लगता है थोड़ी सी ध्यान से सुननी चाहिए, ज्यादा उसका असर नहीं करना चाहिए। सरकार की क्या पॉलिसी है वो तय करती है कि किस तरह से रिश्ते आपस में बने रहेंगे। ऐसी बात नहीं कि सरकार की बात में कड़ापन नहीं है, उसमें स्ट्रिक्ट लैंग्वेज या हार्श लैंग्वेज नहीं यूज होती है, पर उस पर ध्यान देना चाहिए। वो तय करता है कि भारत की नीति चीन की तरफ क्या होगी, भारत की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ क्या होगी।
तो ये तो डिस्कशन की बातें और टीवी पर कभी कभी बातें हो जाती है, वो मुझे लगता है कि वो टीवी तक ही उसको रुका रहना चाहिए, उससे ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। आखिरी बात ये कि जितनी भी मुश्किलें आती रहें, टेंशन बनती रहे ताल्लुकातों में, चाहे वो चीन के साथ हो भारत का, या वो पाकिस्तान के साथ हो भारत का रिश्ता, भारत ने लगातार कोई ना कोई तरीका निकाला है कि बातचीत जरूर होती रहनी चाहिए, बातचीत खत्म नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इसके लिए भारत को ना सॉफ्ट स्टेट भी कह देते हैं लोग, भाई देखिए वो आकर आपको हमला कर देते हैं और थोड़े दिन आप नाराज होकर फिर बात कर लेते हो। पर ये डायलॉग लगातार जारी रहना, ये बहुत ही सेंट्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी भारत की सोच में कि फॉरेन पॉलिसी में डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग चला रहना चाहिए। कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं कि आप क्यों डायलॉग कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, पर फिर भी देखो डायलॉग थोड़ा बहुत बंद होता है किसी किसी हादसे के बाद, पर फिर डायलॉग फिर शुरू हो जाता है, और डायलॉग शुरू रहे तो फिर एक उम्मीद बनी रहती है कि कोई मुश्किल आएगी तो उसको सुलझने का, उसको सुलझाने का भी तरीका ढूंढा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बातचीत चाहे अफसरों की हो या नेताओं की हो, या जैसे आरजू और मेरी बात हो रही है इस वक्त, हर लेवल पर कोशिश होनी चाहिए कि बातचीत होती रहे। उससे क्या होता है कि जो अलग अलग सोच के लोग हैं वो सामने आते हैं कि भाई भारत में कितने लोग किस तरह से सोचते हैं। यदि एक ही आवाज को सुनेंगे तो शायद आप गलत फहमी में पड़ जाएंगे कि शायद यदि वो आवाज पीस वाली है तो आपको लगेगा कि सारी पॉलिसी पर पीस का असर है, या बड़ी हार्श लैंग्वेज है तो आपको लगेगा सारी पॉलिसी पर हार्श लैंग्वेज का। तो यही एक मुझे लगता है जमहूरियत में बड़ी अच्छी चीज होती है कि अलग अलग आवाजों को सुनने का मौका मिलता है, और आपको पता लगता है कि सरकार की नीति में कौन सी आवाज ज्यादा आज नजर आ रही है। हो सकता है कि अगले साल दूसरी आवाज ज्यादा नजर आए, पर ये बातचीत बंद नहीं होती है। ये मुझे अच्छा लगता है कि सारे देशों में कभी कभी नाराजगी के बावजूद आपस में बातचीत जारी रहती है, ताकि ताल्लुकात मुल्कों के उतने न बिगड़ जाएं कि उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाए। बड़ा अच्छा लगा आरजू आपसे बात करके, और आपके जो दर्शक हैं, देखने वाले व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है कि वो आपके प्रोग्राम्स को बड़ा अच्छा उसको अच्छा कहते होंगे, सुनते होंगे ध्यान से। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जोड़ा, उसके लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई थिंक कि दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस भी कभी कभी बहुत हार्श किस्म की बातें कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ से वो शेख रशीद साहब कभी पाव पाव के बम फेंक रहे होते हैं, कभी कुछ। तो ये चीजें भी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो गए लड़ते लड़ते। अब मेरे ख्याल है जो कम से कम नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको हम कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। और अगर दोस्त नहीं बन सकते लेकिन अच्छे पड़ोसी तो बन सकते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी सी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक थैंक यू थैंक आरजू, यू सर, थैंक यू सर। शुक्रिया।